स्टार्ट हो गया सर। रिकॉर्डिंग मैसेज। Yes, sir. ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है आज। लास्ट कुछ वीक छुट्टी के कारण नहीं हुआ था। लास्ट वीक हो जाता बट थोड़ा हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं दे पाया। अच्छा ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो एडवांस क्वेश्चन है उस पर मैं बात कर रहा था। और उसमें एडवांस क्वेश्चन पे जो करंट डिस्कशन है दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब डेटर्स मैनेजमेंट, है ना सर। मतलब हम जिसको अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर जिससे हम अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे हमें कलेक्ट करना पड़ता है ना। तो रिसीवेबल मतलब जो मिला नहीं है, मिलने वाला है। ठीक है, दो तरह का मैनेजमेंट होता है ना सर, बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है हर एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर किसी भी टाइप ऑफ कंपनी हो। एक चीज तो कॉमन है सर, उस ऑर्गेनाइजेशन पे एक दो मैनेजमेंट तो होता ही है। एक है रिसीवेबल मैनेजमेंट, दूसरा इज पेबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल ऐसे नाम पे भी जाना जाता है। क्वेश्चन इज दैट इसको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर। ठीक है, एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आप हमेशा ये सब मैटर को बहुत अच्छे से कोशिश करोगे जानने का। क्योंकि अल्टीमेटली एक बिजनेस का सक्सेस छोटा छोटा फाइनेंशियल डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। और क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस का परफॉर्मेंस में इफेक्ट देता है। ठीक है, तो लास्ट वीक जो क्लास हुआ था, मतलब प्रीवियस जो क्लास हुआ था, उस पर हम लोगों ने रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में काफी डिस्कशंस किया था। इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था सर, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है, मैंने कैश कैश प्लानिंग मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, और कैश प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट का इंट्रो दिया था। ठीक है, कि रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक एडवांस पार्ट में माना जाता है सर। दिस इज द पोर्शन ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है। रिसीवेबल मैनेजमेंट में हमें ये जानने को मिलता है कि कैसे क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन किया जाता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना क्रेडिट पॉलिसी कैसे डिटरमाइन करेगा। मतलब आप अगर अपना किसी को प्रोडक्ट सेल करते हो और क्रेडिट में सेल करते हो, तो जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपका डेटर आता है ना सर। हेलो, क्रेडिट सेल करने से ही तो डेटर क्रिएट होता है। मतलब हमारे बिजनेस पे अकाउंटेंसी आप सबको पता है सर। अकाउंटेंसी में दिस इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट कि whenever we sell any item of our business on credit, we actually create data on that moment। जैसे ही हमने क्रेडिट में सेल किया, डेटर ऑन दैट मोमेंट का डेटर का जन्म हो गया सर, डेटर बर्थ हो गया। ठीक है, तो दैट इज व्हाई डेटर इज आल्सो नोन एज रिसीवेबल। तो डेटर या डेटर्स मैनेजमेंट या फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। इवन सिर्फ रिसीवेबल मैनेजमेंट पे अलग से कंपनी को कोर्स कराना पड़ता है या समझाना पड़ता है कि भाई रिसीवेबल मैनेजमेंट को प्रॉपरली मैनेज करें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स को फाइनेंस भी किया जाता है, मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल्स, मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल्स, ये बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट है। एक, आप किसको क्रेडिट में प्रोडक्ट्स सेल करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। क्रेडिट हर किसी को नहीं दिया जा सकता, और अगर आप गलत लोगों को क्रेडिट देते हो, मतलब मानो कि कितना भी बड़ा बिजनेस है आपका, आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा। मतलब गलत इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस डिसीजन, जस्ट रॉन्ग अप्रोच। मतलब जिसको लोन देना चाहिए था उसको ना लोन देके, जिसे देना नहीं चाहिए था आप उसको लोन दे देते हो। मतलब जिंदगी का जैसे एक बहुत बड़ा सीख होता है ना, कि गुड को बैड समझना और बैड को गुड समझना। ये अक्सर हम लोग भी धोखा खा जाते हैं सर जिंदगी में। आपको देखा होगा, आप लोग अगर थोड़ा सा जिंदगी का एहसास है आप लोगों को। आई 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 नो सर, आप सबको जिंदगी का एहसास है। मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरे को कितना एहसास है। मतलब हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चांद सूरज देखा होगा आप लोगों से ज्यादा, बट ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा डेज ऑफ सूरज और चांद उगते हुए जो देखा वो थोड़ा सा एज में बड़ा होता है, नथिंग मोर देन दैट। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर कौन कितना ज्यादा दिन तक चांद देखा, सूरज देखा, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपके अंदर क्या वो तजुर्बा है,
गुड और बैड को अंडरस्टैंड करना। गुड और बैड के लिए ना सिर्फ एज मैटर नहीं करता, ये ना एक इनर इंस्टिंक्ट भी होता है, और ये इनर इंस्टिंक्ट एक्चुअली एक चाइल्डहुड प्रैक्टिस है। मतलब अच्छा और बुराई के बीच में फर्क करना, कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन सा चीज ग्रीड है और कौन सा चीज एक्चुअल है। ग्रीड मतलब लोभ, ठीक है। ग्रीड और एक्चुअल जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। कई बार हम लोग रिलेशनशिप में धोखा खाते हैं। अगर सुंदर है मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा होगा, और ऐसा भी नहीं कि अच्छा है मतलब सुंदर होगा, नॉट लाइक दैट, है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना बात। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कि कोई ब्यूटीफुल है, कोई हैंडसम है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि अगर कोई देखने में ब्यूटीफुल है तो उसका बिहेव भी ब्यूटीफुल हो, ठीक है। कोई देखने में हैंडसम है तो उसका बिहेवियर भी बड़ा हैंडसम होगा, नॉट लाइक दैट। उल्टा भी होता है। मैं कई बार ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि देखने में हैंडसम नहीं है, ठीक है, बट एटीट्यूड में हैंडसम है, कल्चर में हैंडसम। देखने में ब्यूटीफुल नहीं है बट कल्चर में ब्यूटीफुल है, एक्चुअलिटी में ब्यूटीफुल। तो पॉइंट इज दैट यही यही तो फर्क है, यही तो फर्क करना होता है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है फाइनेंस में ही कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हो सर, बट ट्रू बात कर रहे हो। अगर आप इस चीज को कनेक्ट कर पाते हो तो बहुत अच्छा, अगर कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो और अच्छा। सर ऐसा कैसा बात है? सर ऐसा ही तो है। चलो लिखते हैं और समझते हैं। फाइनेंस में हम लोग हमेशा लिखते हैं और समझते हैं, वैसा ही करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीक एक क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल्स के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग दिया था कि एवरी फर्म हैज द ऑप्शन टू सेल गुड्स और सर्विस ऑन कैश बेसिस। हर किसी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपना प्रोडक्ट कैश में सेल कर सकता है ना। हर एक बिजनेस का ऑप्शन है, हर एक कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो कैश बेसिस में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। However, the pressure on competition however the pressure on competition and custom एक होता है प्रेशर, कंपटीशन होता है मार्केट में। कस्टमर कनेक्ट करने के लिए मार्केट में कंपटीशन होता है। कस्टम भी एक है, उधार देने का एक कस्टम भी है हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो बहुत ज्यादा है। आप लोग को पता है जैसे कस्टम ऐसा होता है, बहुत तरह का कस्टम होता है कि हाँ ठीक है खाता में लिख लेना, हाँ खाता में लिख लेना बोल के कस्टमर अपना प्रोडक्ट लेके चला गया, और फिर उसको बोलते हैं, हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं सर, मास्क कावारी बोलते हैं ना सर। मास्क कावारी मतलब हम लोग का एक दुकान फिक्स रहता है, और फिक्स दुकान में मास्क कावारी चलता है, ठीक है। मतलब हर मंथ में जितना ग्रोसरी चाहिए, जितना स्टेशनरी चाहिए हम लेते हैं, और मंथ के एंड पे वो जो मेरा डेटर है वो मेरे को आके रीपे करके जाता है। बट अगर आप गलत लोगों को मास्क कावारी दे देते हो, समझते हैं, समझ में आ रहा है सर। मतलब ऐसा किसी को अगर आप मास्कावरी दे देते हो जिसका इरादा गलत है, जो पेमेंट टाइम पे नहीं करेगा, या फिर प्रोडक्ट लेके भाग जाएगा, मतलब पेमेंट ना करके भाग जाएगा, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को बिजनेस को एनालिसिस करना होता है कि हमें किसको क्रेडिट में देना चाहिए और किसको क्रेडिट में नहीं देना चाहिए, ठीक है। कौन मेरे बिजनेस के लिए अच्छा कस्टमर है और कौन मेरे बिजनेस के लिए बैड कस्टमर, ठीक है। विच इज गुड एंड विच इज बैड, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो बिजनेस में प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, मार्केट में कंपटीशन होता है, जिसके कारण बिजनेस ऑटोमेटिकली क्रेडिट सिस्टम में शिफ्ट कर जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स फिनिश्ड गुड्स कन्वर्टेड इनटू डेटर। जो मेरा फिनिश गुड्स कैश में बदलने वाला था, वो फिनिश गुड्स कैश में ना बदल के डेटर में बदल जाता है। एंड देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। और मेरा जो पैसा है, मेरा पूंजी जो है, वो कहा क्या होता है सर, मेरा पूंजी बिजनेस में फंस जाता है। सेल तो हो गया, सेल तो हो गया, बट सेल होके क्या फायदा अगर पैसा ही नहीं आया तो पॉइंट इज दैट फिनिश गुड्स कन्वर्टेड इनटू डेटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डेटर मैनेजमेंट गलत हो गया तो प्रॉब्लम है। आप जो भी चीज का बिजनेस करते हो, आप जो भी चीज का धंधा करते हो, वॉट एवर जो भी बिजनेस है आपका, ठीक है, ग्रोसरी का हो, स्टेशनरी का हो, कपड़ा का हो, ठीक है। मानो कि आप अपने पाड़ा में एक कपड़ा का दुकान खोले, ठीक है, कपड़ा का दुकान खोले, और आपने डिसीजन लिया कि मार्केट में जितना और बाकी कपड़ा का दुकान है उसको बेसिकली मतलब हराना है, ठीक है, ठीक है। साड़ी शॉप, ठीक है, ओपन करना है किसी को, बोलो। एक साड़ी का दुकान ओपन करना है, अभी फेस्टिव मोड चल रहा है सर, ओपन कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है,
प्रॉब्लम यही है कि साड़ी का शॉप तो ओपन कर लोगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में जो पुराना कॉम्पिटिटर है, मार्केट में जो पुराना ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस प्लेयर है, उनको कम्पीट कैसे करोगे, उनको कंपटीशन कैसे दोगे। तो आपने एक डिसीजन लिया कि ये सब जो कपड़ा है इसको आप क्रेडिट में सेल करोगे। ठीक है, हर एक कस्टमर को आप क्रेडिट में देना चाहते कि वो 1 मंथ बाद आपको आके पेमेंट करके जाएगा। क्या लगता है आपको, सेल ज्यादा होगा? हेलो, क्या सर, क्या लगता है सेल बूस्ट करेगा कि नहीं? कि नील, नंदिनी, कौन सर, क्रेडिट में देने का बात करोगे तो लोग आके आपके दुकान से कपड़ा लेके जाएगा, ये सर नो? नो सर। हाँ, अरे बिल्कुल हाँ आएगा, सर, बिल्कुल नहीं। क्या नो सर, हाँ ऐसा बात मत करो। अब बस एक बार ओपन करके देखो और क्रेडिट सेल का ऑप्शन रखो, देखो क्या होता है, लाइन लग जाएगा। कपड़ा पसंद ना भी आएगा ना तो भी लेके चला जाएगा। क्या नंदिनी, मैं सही बोला? हाँ হ্যাঁ স্যার, তার টাকাই দেবে না, কতদিন ধরে দেবে? ठीक है, ऊपर से क्या बोलेगा, मानो कि आई डोंट नो ये क्या कपड़ा है, सब नाम मुझे नहीं पता। किसको पता, नंदिनी को पता होगा। नंदिनी बोलिए कि इस कपड़ा का नाम क्या है? आसाम सिल्क, मोगा सिल्क, क्या है? सिल्क तो है, ये समझ में आ रहा है, बट क्या सिल्क है? एनी आइडिया सर? मुझे तो ऐसा लग रहा है सिल्क कपड़ा है, जो भी हो। क्या दाम होगा? 3,000, 3,500 और ज्यादा होगा क्या? 5,000? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है 5,000 प्लस दाम है। हाँ रे, सही बोल रहा हूँ क्या? ये कपड़ा तो मुझे लग रहा है कि 8-10 हज़ार के आसपास होगा। हाँ, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब जिस तरह का वर्क है सिल्क के ऊपर, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये बहुत महंगा कपड़ा है। हाँ सर, मतलब कपड़ा का, मतलब कपड़े में जिस तरह से ये स्टिचेस में जिस तरह से इसका मतलब ये गिरा है ना सर, फोल्डिंग जैसे हुआ है ना, काफी फाइन कपड़ मतलब क्लोथ लग रहा है मुझे। और फाइन को क्लोथ के साथ डिजाइन भी काफी बढ़िया है, तो आई थिंक ये काफी महंगा कपड़ा है। तो वॉटेवर, मानो कि 5,000 का क्लोथ है और आपके पास 1 2 3 4 5 6 कपड़ा है, तो ये एक्चुअली आपका 30,000 का स्टॉक है। ठीक है, और मानो कि आपका फिनिश गुड्स है। ठीक है, अब 30,000 का फिनिश गुड्स आप क्रेडिट सेल करोगे तो सेल क्या दिखेगा आपका? 30,000 का सेल हो गया। ठीक है, मानो कि इसको आपने जब परचेस करके लाया था या मैन्युफैक्चर किया था, मानो कि आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आपने ये सब कपड़ा मैन्युफैक्चर किया था। कपड़ा में थोड़ा हाई रेंज प्रॉफिट रहता है, 20-30% प्रॉफिट रहता है कपड़ा में। तो आपने से फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर किया था 3,000 में, ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि पर साड़ी में 2,000 का प्रॉफिट रखोगे, तो 3,000 आपका कॉस्टिंग है। 3,000 करके 1 2 3 4 5 6 साड़ी है, तो 18,000 का आपका कपड़ा है। इसको सेल करोगे तो 30,000 आएगा। ठीक है, तो 30,000 का आपने माना कि इसको सेल करके मिलेगा आपको। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्रेडिट सेल करना है आपको। क्रेडिट सेल करके 30,000 का सेल तो आप शो कर रहे हो, बिजनेस में बड़ा अच्छा लग रहा है, स्टॉक का फ्लो भी हो गया। अब जब पेमेंट करने का बात आएगा ना, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल, मैं आपको एक नॉर्मल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि जो हमारा पाड़ा कल्चर है, मतलब मोहल्ला में या पाड़ा में, वो क्या बोलेगा जानते हो? अच्छा 5,000 है ना एक एक साड़ी, आपको बोलेगा 3 बार में देंगे, 4 बार में देंगे। हर महीने आके आपको कभी 500 पकड़ाएगा, कभी 700 पकड़ाएगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का एटीट्यूड करेगा आपके साथ। तो बहुत मुश्किल होता है सर डेटर को मैनेज करना, डेटर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, तो बात यही है सर, जो रियल लाइफ में एक बिजनेसमैन फेस करता है, उसी को जब हम लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्टाइल में बात करते हैं, तो उसको डेटर मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट कहा जाता है ना। और वही मैंने आपको लास्ट दिन नोट्स में भी लिखा के रखा था। ठीक है, तो फिनिश गुड्स कन्वर्ट होकर डेटर में बदल जाएगा एंड देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। आप क्रेडिट में सेल कर दोगे तो फंड भी ब्लॉक हो गया आपका फॉर ए पीरियड नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। और जिस पीरियड के लिए ब्लॉक होता है उसको एसीपी कहते हैं सर,
एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं, ठीक है, उसको एवरेज पीरियड कहते हैं। नाउ लुक, लेट अस लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर्स। इसमें क्या क्या होता है? क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल यूज किया था, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 720 लाख, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 डेज। तो मैंने आपको पूछा था कि भाई क्रेडिट सेल्स पर डे कितना होता है, तो यहाँ पर देखा गया था कि 2 लाख पर डे का क्रेडिट सेल्स चलता है बिजनेस में। एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में मैंने आपको एक डेटा दिया था, 40 दिन का कलेक्शन पीरियड है। एवरेज डेटर कितना हो जाएगा फिर? अगर 2 लाख करके हैं, 40 दिन का बात है, तो 2 लाख इंटू 40 दिन 80 लाख का आपका एवरेज डेटर है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग है आपका 10% पर एनम, मतलब फंडिंग करके जो लोन का अमाउंट होता है वो 10% पर एनम का। एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग डेटर, अगर ये डेटर का अमाउंट आपको फंड करना है तो उसका 80 लाख का 10% आपका 8 लाख का कॉस्ट पड़ जाता है एनुअली। तो हम लोग ऐसे इस तरह से निकाले। सो नोट देयर इज अ बिग डिबेट ऑन दिस टॉपिक रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ डेटा। इसमें दो अप्रोच होता है, एक कॉस्ट अप्रोच और एक सेल्स अप्रोच। देयर इज अ कॉस्ट अप्रोच एंड देयर इज अ सेल्स अप्रोच। मैंने दोनों अप्रोच आपको बताया था और इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सेल्स अप्रोच इज मच मोर लॉजिकल, ठीक है, सेल्स अप्रोच इज मच मोर लॉजिकल, ठीक है, क्योंकि स्कूल ये जो सेल्स सोच है इसमें काफी लॉजिकल थॉट प्रोसेस था, ठीक है, और ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीक, हो सके तो एक बार रिवाइज कर लेना। आज मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ सर? आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना है रिसीवेबल मैनेजमेंट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन 1 इज क्रेडिट इवैल्यूएशन, section was talk about credit evaluation, section 2 talk about credit granting decisions, section 3 credit policy variable, section 4 financing data and section 5 monitoring and control receivable। ठीक है, ये 5 सेक्शन के बारे में आगे मैं आपके साथ चर्चा को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट प्लीज नोट डाउन करो, पहला पॉइंट नोट डाउन करें सर। सेक्शन 1 क्रेडिट इवैल्यूएशन। क्रेडिट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बिजनेस किस तरह से क्रेडिट इवेल्युएट करता है मैं आपको, और आपको कुछ बिग फर्म का रियल लाइफ सिचुएशंस भी बताऊंगा जो हमारे आसपास में इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब सिनेरियो में देखा गया है। एवरी फर्म excels on credit. Every firm which sells goods on credit should have a classification system which classify कस्टमर। मतलब एक ऐसा सिस्टम के बारे में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ जो कस्टमर को क्लासिफाई कर लेता है, which classifies customer into potential good और पोटेंशियल बैड। पोटेंशियल गुड और पोटेंशियल, ठीक है, मतलब कौन पोटेंशियली गुड है और कौन पोटेंशियली बैड है, इसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम एग्जैक्टली आपको सब कुछ सही करेगा ऐसा भी नहीं है, बट दिस इज एनालिटिकल मेथड, ठीक है। सच सिस्टम is
generally based on the following 3 C's. 3 C's कहते हैं इसको, ठीक है, 3 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस. 3 C's of credit analysis. First point, character. Second point, capacity. And third point, capital. ठीक है सर. कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल. ठीक है. कैरेक्टर क्या है? विलिंगनेस टू पे. कैपेसिटी क्या है? एबिलिटी टू पे. एंड कैपिटल क्या है? हाउ मच ओन फंड, मतलब उसके पास अपना पैसा कितना है. हाउ मच ओन फंड, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इक्विटी फंड्स. इक्विटी फंड्स, इक्विटी मतलब ओन ना, तो हाउ मच इक्विटी फंड्स आर प्रेजेंट. So very important concept sir. 3 C's: कैपेसिटी, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल. किसी को भी लोन देने से पहले, किसी को भी क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचने से पहले 3 C's चेक करना बहुत जरूरी है. मैं आपको कुछ कंपनीज के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ. एक बहुत फेमस कंपनी रहा है यस बैंक. आपको पता है ना यस बैंक फेलियर हुआ है. हाँ सर, यस बैंक कोलैप्स हुआ था ना. इसके बारे में मैंने पहले भी क्लास में बात किया, ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि यस बैंक जो फेलियर हुआ था, इसका मेन रीजन क्या था. आप अगर गूगल भी करें तो यहाँ पर मेन रीजन में आपको देखेंगे था. मेन रीजन फॉर इम्पोजिंग ए मोरेटोरियम ऑन यस बैंक वाज लैक ऑफ इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ यस बैंक ड्यू टू डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेट्स. ठीक है. इट वाज आल्सो डिफिकल्ट फॉर बैंक्स टू रेज कैपिटल. यस बैंक फाइनेंशियल पोजीशन वाज लो. देयर वाज अ सीरियस लैप्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ यस बैंक. ठीक है. तो देयर आर वैराइटीज ऑफ, आपको पता चलेगा स्कैंडल. व्हाट इज स्कैंडल इन यस बैंक? सीबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से राणा कपूर, एक co-founder of Yes Bank, and his family members BAT allegedly received kickbacks of around 600 crore for an investment of 3700 crore made by the bank in housing finance company DHFL's debenture. ठीक है. मतलब बेसिकली बैंक ने काफी सारा अलग अलग मतलब घटना किया था. ठीक है. और बैंक का जो ओनर थे राणा कपूर, इन्होंने भी कुछ गलत गलत डिसीजन लिया था. तो ऐसा काफी सारा मैटर को लेके अभी भी मार्केट में केस बन रहा है. बट उसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको बताता हूँ. येस बैंक कुछ गलत लोगों को लोन दे दिया. ठीक है. येस बैंक कुछ गलत लोगों को लोन दे दिया. गलत लोन मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. येस बैंक, अगर मैं टिकट टैप में इसका डिटेल्स में जाऊं, टिकट मतलब इसका अच्छा बिजनेस चल रहा था. इसका बिजनेस अच्छा चल रहा था सर. इवन अगर मैं आपको लास्ट 5 साल में बताऊं तो येस बैंक का शेयर 400 के आसपास पहुंच गया था. लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये धड़ाधड़ 2018-19 के बाद से गिरना चालू किया और अभी आके आप देख सकते हो 15 पर शेयर चल. क्या किया था एक्चुअल में? करप्शन तो है ही. करप्शन के साथ साथ येस बैंक ये गलती कर बैठा था, गलत लोगों को क्रेडिट में लोन भी दिया था. इसका कैपिटल क्यों ग्रो नहीं कर रहा था पता है? येस बैंक का कैपिटल ग्रो होना क्यों बंद हो गया था? येस बैंक का कैपिटल ग्रो होना इसलिए बंद हो गया था क्योंकि येस बैंक गलत जगह पे अपना लोन को इन्वेस्ट किया था. मतलब जो लोगों को लोन देना, एडवांस करना तो बैंक का मेन काम होता है ना. ये बैड लोन क्रिएट कर दिया था. मतलब गुड को बैड समझ बैठा और बैड को गुड समझ बैठा. समझ रहे सर? ठीक है. ऐसे ऐसे कस्टमर को लोन दे दिया जो कस्टमर का बिजनेस सिचुएशन अच्छा नहीं था. ऐसे DHFL बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस में था. ठीक है. और फिर आपका जी
जी लिमिटेड, ठीक है, जी का बहुत अच्छा खराब बिजनेस हालत रहा है, ठीक है, जी को दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का भाई, उसके बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया। मतलब ऐसे ऐसे बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया यस बैंक ने, जो बेसिकली अंडर परफॉर्मेंस तो छोड़ो, मतलब परफॉर्मेंस लेवल में काफी नीचे चला गया। और ऐसा लोगों को लोन देने के कारण यस बैंक के बिजनेस में शेयर में ये कंडीशन था, ठीक है। मतलब ये भी अगर किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हो ना कोई, तो बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो बैंक किसको लोन देता है, ठीक है, उसके पीछे क्या डिसीजंस लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे आप अगर करेंटली देखें इसका जो बैलेंस शीट चेक करें, तो बैलेंस शीट में आप इसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चेक कर सकते हैं। यस बैंक का अभी थोड़ा पहले से बेहतर हुआ है, एसबीआई भी काफी ज्यादा होल्डिंग किया है अभी, ठीक है। करंट एसेट देख सकते हैं आप 46,000 करोड़ का, ठीक है, जिसमें नॉन करंट एसेट्स है 2,71,829 करोड़। करंट एसेट है तो 46 का, लेकिन करंट लाइबिलिटी देख सकते हैं आप यहाँ 1,97,062 करोड़। इतना करंट एसेट्स है, पर लाइबिलिटी देखिए आप, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनको 1,97,000 करोड़ का अमाउंट रीपे करना है। नॉन करेंट लाइबिलिटी है इनका, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 87,000 करोड़, और नॉन करेंट एसेट का कंडीशंस कंपैरेटिवली बेहतर, ठीक है, ये कंपैरेटिवली बेहतर है, बट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इक्विटी लेवल में भी काफी डिटोरिएट हुआ है, ठीक है। तो सारा चीज मिला के इसका बिजनेस सिचुएशंस काफी ज्यादा टर्मोइल रहा, काफी डामाडोल रहा है इसका, ठीक है। और अगर आप बिजनेस का भी हालत देखें 2021 में प्रॉफिट इन नेट इनकम देखिए 3,500 करोड़ का लॉस में था, 2020 में 16,000 करोड़ के लॉस में चल रहा था, उससे पहले 1,700 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में थोड़ा प्रॉफिट देखा, और अभी फिर से प्रॉफिट का मुंह देख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी बिजनेस को डेवलप करने में फिर से वो पुराना जमाने में जाने का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो वो अच्छा दिन है ना, वो अच्छा दिन आना अभी देरी है। बट हाँ मुझे लगता है कि क्योंकि ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का बैकअप रहता है, एसबीआई का बैकिंग रहता है, तो इसको बैकिंग मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट बैंक अगर इस तरह से अगर फेलियर हो जाए, तो प्राइवेट बैंकिंग में लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो बैंकिंग सिस्टम बहुत ही एक भरोसा वाला काम है, तो ऐसे काम को कभी भी आरबीआई खराब होने नहीं देना चाहता, ठीक है। बट प्रॉब्लम नहीं है सर, यस बैंक का मेन रीजन नहीं है कि ये बैड को गुड बैड समझ बैठा था, और गुड को बैड समझ में आ रहा है सर। मतलब कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल, इसी में गड़बड़ कर दिया, इसी में गड़बड़ कर दिया। और सिर्फ यस बैंक नहीं, ऐसा आप कोई भी और दूसरा बिजनेस उठा लो, इसका डेटर ने पैसा मार दिया, ठीक है, इसका डेटर ने पैसा मार दिया, ऐसा सिचुएशंस आपको और भी बिजनेस में नजर आएगा, जो भी फेलियर रहा है उसमें आप ऐसे देख सकते हो। लेकिन ये यस बैंक का कहानी है, रिसेंट ट्रेंड में काफी बात चर्चा चला है इसके ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया, क्या आया कि नहीं आया सर, बोलो। বুঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। तो कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नील क्लियर हो रहा है? यस सर। है सर। The efficiency of a classification system, the efficiency of a classification system is judged by looking at the number of type 1 and type 2 error। तो आपके मन में चल रहा है सर ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है? हाँ सर,
टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है? पोटेंशियल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम लोग देखेंगे। पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को डिसाइड करने का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक जी लिखना और एक बी लिखना, जी फॉर गुड एंड बी फॉर बैड, ठीक है, जी फॉर गुड एंड बी फॉर बैड। एक तरफ पोटेंशियल देना और एक तरफ एक्चुअल देना। गुड में आप एक जी लिखना और एक बी लिखना, पोटेंशियल गुड पोटेंशियल बैड, इसमें गुड और बैड देना और इधर बैड भी देना, ठीक है। अब क्या होता है, गुड को अगर गुड समझे तो ठीक है, और अगर गुड को बैड समझ लिया तो आप एक्चुअली टाइप 1 एरर करते हो। अगर आप गुड को बैड समझ लेते हो, जो गुड है उसको गुड ही समझना चाहिए ना, बट अगर आप गुड को बैड समझ लेते हो तो आप एक्चुअली टाइप 1 एरर कर बैठते हो, ठीक है। और बैड को अगर आप गुड समझ लेते हो, अगर आप बैड को बैड समझना चाहिए ना, बट आप बैड को गुड समझ लेते हो, तो ये टाइप 2 एरर हो जाता है, ठीक है। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल गुड पोटेंशियल बैड, पोटेंशियल गुड पोटेंशियल बैड, बट एक्चुअल में आप गुड को गुड बैड समझ लिया और बैड को गुड समझ लिया, ठीक है। अब क्या होता है, टाइप 1 एरर। अब ये जो गुड को बैड समझना और बैड को गुड समझना, इसके ऊपर एक बड़ा फेमस इंसान के बारे में मुझे बात करनी है। सर आप लोग बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के बारे में सुने? हाँ सर, ये ग्रामीण बैंक है, नाम सुना आप लोगों ने? वेरी वेरी फेमस कॉन्सेप्ट, जिसको बनाने वाला था ये बैंक का फर्स्ट मेंबर है, इन्होंने ही बेसिकली इसको डेवलप किया था। सुना आप लोगों ने इनके बारे में? मोहम्मद यूनुस, नोबेल लॉरेट है, इनको नोबेल प्राइज में मिला था बैंकिंग सिस्टम पीस डेवलप करने के लिए। सुना है कि नहीं सुना, बोलो। अरे Yes. अगर कभी आप इनके बारे में मतलब नॉलेज गैदर करोगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश का जो ये बैंकिंग सिस्टम है, जो ग्रामीण बैंक सिस्टम जो डेवलप बांग्लादेश ने किया है, ऐसा सिस्टम सीरियसली बहुत ही गजब लेवल में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का ये सर कॉन्सेप्ट, बंधन बैंक को एक ही कॉन्सेप्ट पे चला। सेम कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। और बंधन बैंक का जो चेयरमैन है चंद्रशेखर घोष, ठीक है, उन्होंने भी एक्चुअली इनके साथ काफी समय बिताया। चंद्रशेखर घोष इज फ्रॉम त्रिपुरा, इज फ्रॉम त्रिपुरा, और उन्होंने बांग्लादेश में जाके भी काफी टाइम भी बिताया, ठीक है, जो बंधन बैंक का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो ये देखो, ग्रामीण बैंक इज बेस्ट नोन फॉर सोल्जरिटी लेंडिंग। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट में चलता है। और मोहम्मद यूनुस का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था 2013-14 में, IIM कोलकाता में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता में विजिट किया था। उसमें इस कन्वर्सेशन को मैं एक्चुअली सुन रहा था, और ही गुड और बैड के बीच में जो फर्क है, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। द ग्रामीण बैंक इज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड इन बांग्लादेश। दे गिव स्मॉल लोन्स known as micro credit और ग्रामीण क्रेडिट। 2008 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, वे बैक नेशन टू पोर पीपल विदाउट आस्किंग फॉर मनी बिफोर द लोन इज गिवन। मतलब लोन रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये मेन पॉइंट नहीं था, मेन पॉइंट ये था कि आप लोन लो। ध्यान से समझना सर, द वर्ड ग्रामीण इज मेड ऑफ द वर्ड ग्राम एंड विलेज एंड मीन्स ऑफ द विलेज। जो आप लोग जानते हो ग्रामीण क्या होता है। The system of this bank is based on the idea that the poor have skills but have no chance to use their skills. गरीबों के पास स्किल्स है बट स्किल को दिखाने के उनके पास पैसा नहीं है। So no chance to use their skills without some money. The bank also controls some business such as fabric, telephone and energy companies. ये बैंक कुछ बिजनेस भी चला कंट्रोल भी करता है। Most of the bank's loans
गो टू वुमेन, ये आज की डेट में हमारे यहाँ पर भी चालू हुआ है, बट इसका स्टार्टिंग बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट जिन्होंने डेवलप किया, इन्होंने ही पहले बनाया था, और ये बांग्लादेश में काफी अच्छा चलता है। वेस्ट बंगाल में भी इसका, वेस्ट बंगाल की इंडिया में अलग अलग स्टेट में दिखता है, साउथ इंडिया में काफी डेवलप है, बट वेस्ट बंगाल में इसका एप्लीकेशन स्टेज इज नॉट वेरी स्टैंडर्ड स्टेज में नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो बांग्लादेश में एग्जैक्टली इसका करंट सिचुएशन कैसा है, बट वेस्ट बंगाल में मैं जितना ऑब्जर्व करता हूँ, लोन दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, बट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। The Grameen Bank was started 1976 when Professor Mohammad Yunus, a Fulbright scholar of Professor University of Chicago, researched how to provide banking for the rural poor. In October 1983, the Grameen Bank project was made into an independent bank by the government. The group and its first member, Mohammad Yunus, were awarded the Nobel Peace Prize in 2006. Some people have said the bank prices are too expensive and put people in a debt trap. ठीक है, ऐसा भी कहा गया। Some have also said that the bank would not work if people did not give donations. At the same time, it is often seen as a success story in microfinance and as the guide for the groups around the world. जिसके ऊपर बेस करके एक कॉन्सेप्ट बना है आज के डेट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर आजकल हमारे गांव साइड में इसको क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, इसका एक नाम भी दिया गया है गांव साइड में, ग्रुपिंग करके आते हैं सर। 10 महिलाओं का ग्रुप होता है, वो बैंक से बिजनेस करने के लिए लोन लेता है और फिर मंथली करके उस लोन के अमाउंट को रिपे भी करता है, ठीक है। और ये रिपे करता है सर, फेलियर बहुत कम है, फेलियर बहुत कम है। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि एक्चुअली ये देखा गया था कि जो रिच होता है ना, मतलब रिच इन द सेंस पैसे से रिच का बात कर रहा हूँ मैं, गरीब को अगर कोई हेल्प करता है ना, तो गरीब उसको रिटर्न करता है। मतलब जो पैसे से गरीब हैं, उन्हें ना ये फीलिंग होता है कि भाई ये दूसरों ने मेरे ऊपर भरोसा करके दिया है, तो क्या हम इसको रीपे करें। ये जो फीलिंग है ना, इसी फीलिंग के साथ ये कॉन्सेप्ट काम किया। बट कुछ रिच लोगों का मानना है, अरे दिया तो दिया, मारने के लिए पहले रेडी होता है। ये बेसिकली एक वैल्यू के ऊपर बेस करके। तो पॉइंट इज दैट इसी पर्टिकुलर मुद्दे पे ये पूरा बैंकिंग सिस्टम भरोसे पे चलता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम भरोसे के चलता है। अब भरोसा का कोई कैलकुलेशन नहीं है, रिलायंस या बिलीव का कोई कैलकुलेशन नहीं है सर, ये तो एक वैल्यू है, मोरल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, he gave a small loan $27 to a group of 42 families so that they could make small items and sell them without doing too much money. Yunus believed that a lot less people would be poor around Bangladesh. Yes, Bangladesh में गरीब बहुत है, and even West Bengal में भी, if they could find small loans. The Grameen Bank, in the product of Yunus ideas, the bank given as a research project by Yunus and the Rural Economy Project at Bangladesh's University of Chittagong. They gave out some small loans and waited to know what would happen. In 1976, the village of Jobra and the other village surrounding the University of Chittagong became the first place where Grameen Bank loaned money to people. The bank was very successful, and the support from the main Bangladesh Bank gave loans to the Tangail district. Tangail is very famous for क्लॉथ बिजनेस। टंगाइल का जो कपड़ा होता है वो बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है टंगाइल। अब लोग बंगालीज में बड़ा ही फेमस माना जाता है। ये बेसिकली ढाका के पास ही। द बैंक सक्सेस कंटिन्यूड एंड इट soon gave loans in many areas Bangladesh on 2nd October 1983. The project was made into an independent bank by the Bangladeshi government. Bankers from Shore Bank, Community Development Bank in Chicago helped Yunus by making Grameen Bank a post part of Shore Bank with money from the Ford Foundation. Even Ford Foundation ने भी इसको हेल्प किया। Ford Foundation दुनिया का बहुत बड़ा फाउंडेशन, आपको जान के अच्छा होगा, मतलब जानकारी लेके अच्छा होगा। इस्कॉन जो चलता है ना, इस्कॉन जो वैष्णविज्म का जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल फाउंडेशन है, आप लोग सुने होंगे इस्कॉन के बारे में, सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर, अरे इस्कॉन के बारे में तो सुने हो। इस्कॉन का पूरा नाम है सर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब ये लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करता है। इस्कॉन ने भी एक्चुअली, इस्कॉन का पूरा फाउंडेशन का सबसे बड़ा जो फाउंडर मेंबर है वो एक्चुअली फोर्ड का जोनर, ठीक है। तभी एक्चुअली अमेरिका में इस्कॉन इतना पॉपुलर है। आई थिंक आप लोगों को पता नहीं था, बट आप चाहो तो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। After the 1998 flood of Bangladesh, many people could not pay their debts to Grameen for a few years.
By the beginning of 2005, the bank had loaned over 4.7 billion to poor people. 4.7 billion, कहाँ से आया इतना पैसा? कहीं से भी आया हो, बट बांग्लादेश का डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा पार्ट किया. Grameen Bank now loans money to poor people all over India. By 2006, India had over 2,100 Grameen Bank branches. India में its success had inspired similar project in more than 40 countries around the world and has made World Bank to take an initiative to finance Grameen type schemes. मतलब सिर्फ बड़े-बड़े कॉर्पोरेट से देश का कितना अच्छा हो सकता है वो तो सबको पता है. Corporate banking is very important, but Grameen banking is much more important. The bank gets help with money. In the mid 1990s, the bank started getting most of its funding from the Central Bank of Bangladesh. More recently, Grameen has been borrowing money. Government of Bangladesh guarantees that money borrowed by the Grameen Bank will be repaid. समझ रहे सर, गवर्नमेंट भी इसका काफी बड़ा जिम्मा उठाता है. ठीक है, सो ये किस तरह से चलता है, डिसीजन कैसे होता है, आप लोग इसके ऊपर जरूर रिसर्च करें, बिकॉज ये तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट भी है, नॉट अ जोक सर. आप चाहो तो रिसर्च करो, पढ़ो इसको, जानो किस तरह से एक बिजनेस सिस्टम डेवलप हुआ है. हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसने किया, और एक्चुअली सेम है. बांग्लादेश वेस्ट बंगाल इज द सेम कॉन्सेप्ट में बना हुआ, एक ही जगह है सर. वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ दिया, वो अलग बात. और बांग्लादेश का डेवलपमेंट जितना अच्छा हो उतना अच्छा. ठीक है, सिमिलर पॉइंट में इंडिया भी डेवलप करे और वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली. तो विलेज फोन प्रोग्राम, स्ट्रगलिंग मेंबर्स प्रोग्राम, बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सभी चीज डिपेंड करता है. और ये सभी चीजें अल्टीमेटली क्रेडिट सिस्टम पे भी, क्रेडिट मैनेजमेंट पे ही फोकस किया करके बनाई है. समझ में आ रहा है ना साहब? ठीक है, तो सुनने में बड़ा आसान चीज लगता है, बट ये एक्चुअल में इसको रियलिटी में बदलना इतना आसान नहीं. ठीक है, इतना आसान नहीं. चलो मैंने आपको एक केस स्टडीज भी करा दिया कि ग्रामीण बैंक का सेम कॉन्सेप्ट में कैसे ग्रामीण बैंक डेवलप किया. यस बैंक जैसे इतना बड़ा कॉर्पोरेट बैंक जिसके पास इतना फंड है, वो कैसे फेलियर हो गया देखो, वो कैसे फेलियर हो गया देखो. और कितना सारा गवर्नमेंट बैंक को देखो आप, भारत का बड़े बड़े गवर्नमेंट बैंक किस तरह से फेलियर हुआ है, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ मैनेजमेंट, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट चीज ना बहुत खतरनाक चीज है. आज ही एक्चुअली मेरे साथ मैम का बात हो रहा था, अभी आपसे क्लास लेने से पहले मैम ने मुझे बहुत अच्छा बात कहा. बैंकिंग सिस्टम को लेके नहीं, हम लोग टीचर है तो थोड़ा टीचिंग सिस्टम को लेके बात करते हैं. तो टीचिंग सिस्टम पे बात कर रहे थे, जैसे अभी वो वेस्ट बंगाल में काफी स्कैम चल रहा है ना टीचिंग वगैरह को लेके, जो इलीगल वे में जिनको जॉब मिला है इसके बारे में. तो एग्जैक्टली बात ये हो रहा था कि अगर जिन लोगों का इलीगल वे से जिनका जॉब हुआ था, इनका जॉब तो जाएगा, बट सवाल है कि इनका जगह कौन लेगा. सर ऑब्वियसली आप कोई बोला कि उनका जगह वो लेगा जो एक्चुअली एलिजिबल. नाउ क्वेश्चन इज दैट हु इज एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द टीचिंग पोस्ट. आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? अब नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम भी होता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, एक टेस्ट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट एग्जाम बोलते हैं. नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर, ये जो टेट होता है, ये टेट क्या एक्चुअली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है? इसमें बहुत बड़ा सवाल है. दूसरा बात, हम लोग ये भी देखते हैं कि मार्क्स के बेसिस पे टीचर को रिक्रूट किया जाता है. ठीक, इसका 10th का रिजल्ट कैसा है, 12th का रिजल्ट कैसा है, ग्रेजुएशन में कैसा किया, बट क्या रिजल्ट पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर होना चाहिए? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट पैरामीटर नहीं होना चाहिए. 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट ऑब्वियसली पैरामीटर होना चाहिए, वो तो बेसिक है. बट टीचर होने के लिए ना एक टीचिंग एबिलिटी होना चाहिए, और उसका सटीक मूल्यांकन होना, प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है. बिकॉज जिस देश में टीचर अच्छा है, आप समझो कि वो देश बन जाएगा. जिस देश में टीचर सही नहीं है, वो देश तो गिर जाएगा सर. अब क्वेश्चन नहीं है कि मार्क्स के बेसिस में टीचर रिक्रूट नहीं होना चाहिए, पैसे के बेसिस में भी नहीं होना चाहिए, वो तो होना ही नहीं चाहिए, पैसा देके टीचिंग का जॉब जो भी हुआ है. बट मार्क्स इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. मार्क्स इज जस्ट अ बेसिक क्राइटेरिया कि ठीक है, अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको जरूर सुना जाएगा, बट उससे भी ज्यादा देखा जाएगा क्या आप काम करने लायक है, क्या आप एक बच्चे को सिखाने लायक हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब उसके अंदर सिखाने का जज्बात होना चाहिए, ना कि सिर्फ नौकरी मिलने का गिड़गिड़ाहट. ज्यादातर लोग तो यही होता है ना, बस एक जॉब मिल जाए.
बट ये नहीं होना चाहिए, आपको पर्टिकुलर काम करने का चाहत होना चाहिए। और ऐसे भी हम लोग, मेरा मैम के बीच में ऐसा भी एक डिस्कशन हो रहा था कि गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, कि स्कूल लेवल में, गवर्नमेंट स्कूल में, मैं प्राइवेट का बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल लेवल में एक ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए कि जो भी स्कूल अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, जिसके स्टूडेंट का नॉलेज अच्छा रहेगा, वहां पर टीचर का सैलरी ज्यादा होना चाहिए। और उस स्कूल को देख के, मतलब उस स्कूल के बारे में बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि भाई यहाँ पर स्कूल के टीचर का सैलरी इतना है क्योंकि यहाँ का स्टूडेंट का डेवलपमेंट अच्छा है। अगर ऐसा अच्छा करेगा तो हर कोई अच्छा करेगा, और उनको ये बताना चाहिए कि भाई आप भी अच्छा करो तो आपका भी सैलरी इंक्रीज किया जाएगा। आई डोंट नो इसको रियलिटी में मतलब इसको एप्लीकेबल करना रियली टफ, मोहम्मद यूनुस जैसा जोश होना चाहिए, बट आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कंडीशन हो सकता है। मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में लैग है बहुत ज्यादा। और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम कोई खराब नहीं है, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम अच्छा जा रहा है, बट प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई कम और बिजनेस ज्यादा हो रहा है, उसको देखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग शायद आप समझ पा रहे हो कि क्रेडिट इवैल्यूएशन मैनेजमेंट किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सर आप अपना ओपिनियन बता ही देते हो। सर मैं बस अपना जो भी मन में चलता है कनेक्टेड पॉइंट में शेयर कर लेता हूँ, बाकी अपना मर्जी, सब अपनी ही मर्जी के मालिक है सर। ए बैड कस्टमर इज classified as good। ये टाइप 1 एरर है। द फर्म, अगर ऐसा होता है ना तो बिजनेस को क्या होता है बोला तो, द फर्म loses the entire the firm loses the entire sales amount। आपने जितना सेल किया था वो पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। एंड देयर इज अनदर टाइप 2 एरर, और टाइप 2 एरर में आपके साथ क्या होगा जानते हो? A good customer is classified as bad। ठीक है, गुड कस्टमर क्लासिफाइड एज गुड, मतलब अगर यस बैंक गलत लोगों को लोन ना देके अगर गरीबों को भी देता ना, तो यस बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता पर डूबता नहीं। ठीक है, लेकिन ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक गरीब लोगों को लोन देके अपना रेवेन्यू को डेवलप किया है सर, यानी अभी हम लोगों ने अभी अभी देखा। ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का नेट इनकम देखो आप, देख रहे हैं सर, टाका में दिया है, कितना है सर? 139 लाख 139 लाख 81,000, नहीं गलत कर रहा हूँ, कितना हो रहा है? 13,98,000 कितना हो रहा है? कोई काउंट करके बताए मुझे। 13 लाख सर, 13,98,155.030 टका। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ ना, नहीं 13 लाख करोड़ नहीं हो रहा है, हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है ना, ये पॉइंट नहीं है, 030 है, 13,98,000, 13 करोड़ 98 लाख 1,50,000 55,030, ऐसा है, ऐसा है सर, 13 करोड़ 98 लाख, सॉरी 55,030, हाँ सही बोला, ठीक है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से इसका बिजनेस इनकम रेवेन्यू दोनों डेवलप करे जा रहे हैं सर। ठीक है, तो आप जस्ट सोचो कि किस तरह से बिजनेस अपने आप को छोटा छोटा लोन देके अपना रेवेन्यू को डेवलप करे। ठीक है,
सच में बड़ा बिजनेस भी कर रहा है, बट स्मॉल लोन देके अल्टीमेटली इसने अपना बिजनेस को डेवलप तो किया। गलत लोगों को गलत लोगों को तो नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका टाइप 2 एरर। गुड कस्टमर इज क्लासिफाइड एज, ऐसे केस में क्या होता है, फार्म लॉसेस प्रॉफिट that could have been earned, मतलब जो अर्न हो सकता था वो और अर्न नहीं होगा। ठीक है, ये रहा क्रेडिट इवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड पार्ट में जाते हैं, सेकंड पार्ट में चलते हैं सर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेक्शन 2 क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस। क्रेडिट ग्रांटिंग decisions. Here we calculate the expected profit. Here we calculate the expected profit of granting credits, मतलब लोन प्रोवाइड करना या क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट टू ए कस्टमर। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू of anything, expected value of anything is given by summation of px। समझाता हूं क्या है सर, एग्जाम्पल लिखो। X Limited approached by a potential customer sales amount 60,000, cost is 50,000। probability of default, तो मेरा पैसा मार जाएगा का चांसेस है 10%। शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड, क्या क्रेडिट देना चाहिए। अब इसको कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। समझ में आया ना, एक पोटेंशियल कस्टमर है, सेल होगा तो 60,000 मिलेगा जिसका कॉस्ट है 50,000 का। डिफॉल्ट होने का चांसेस है 10%, मतलब पेमेंट मिलेगा मुझे, इसका चांसेस है 90%। क्या मुझे क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आउटकम प्रॉफिट को एक्स में डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी
इसको P से डिनोट करते हैं, और PX मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो PX से डिनोट करते हैं। ठीक है, कस्टमर पेमेंट करेगा कि पेज, अगर पेमेंट करेगा तो कितना पेमेंट करेगा, मतलब मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, अगर पेमेंट करता है तो प्रॉफिट कितना होगा। 60,000 का सेल मतलब सेल है, कॉस्टिंग 50,000 का है, तो प्रॉफिट कितना होगा सर। हेलो, 60,000 माइनस 50,000 ना, कितना प्रॉफिट हो रहा था नहीं बोल, 10K। नील, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। 50,000 का कॉस्टिंग है, 60,000 मुझे सेल करके मिलेगा, मेरा प्रॉफिट कितना होगा 10,000, लेकिन 10,000 मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 90%, तो 0.9, तो प्रॉफिट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है कितना 9,000, तब 9,000 मुझे मिलेगा, इसका चांसेस है 90% कि डिफॉल्ट तो फेलियर होगा, डिफॉल्ट होगा तो मेरा 50,000 का लॉस हो जाएगा, है ना सर। प्रॉफिट होगा तो मुझे 10,000 मिलेगा, लेकिन उसका चांसेस है 90%, तो मैं मानता हूँ कि PX इज 9,000, लेकिन अगर मेरा लॉस होगा तब 10,000 तो नहीं ना, 50,000 का लॉस हो जाएगा। हेलो, कि बुझा गया कि गलो ना, अगर मेरा लॉस होगा तो 10,000 का लॉस होगा कि 50,000 का लॉस होगा सर। कोई तो बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। है ना। तो 50,000 का लॉस होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 10%, मतलब 0.10, तो प्रोबेबिलिटी P इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5,000 का नेगेटिव, है ना, लॉस है इसलिए नेगेटिव में शो किया, तो आखिर प्रॉफिट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 9,000, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 9,000 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज 5,000, so what will be your expected profit। समेशन PX कितना है 4,000, यस ना, समेशन PX कितना है 4,000, सेंस अब बताओ क्या लोन देना चाहिए, क्या क्रेडिट में सेल करना चाहिए। हेलो, क्या क्रेडिट में सेल करना चाहिए, क्रेडिट ग्रांटिंग करना चाहिए। सर क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पॉजिटिव है ना, सिंस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज पॉजिटिव क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करके भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट में देना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्रेडिट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो ये था एक प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो चौथा लिखे नहीं चीज नंदिनी, कंप्लीट कर लिया ना सर। हाँ सर। अनदर एग्जांपल, Yes, sir. कस्टमर डील लिखेছিস तो, कस्टमर अप्रोचेस फर्म फॉर क्रेडिट परचेस, कस्टमर अप्रोच करता है फर्म को क्रेडिट परचेस के लिए।
with a possibility of repeat order. Repeat order, provided he pays in the first order. Another important part, फर्स्ट ऑर्डर का क्या बात है सर? फर्स्ट ऑर्डर सेल 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स्ड कॉस्ट एफसी, इसी वेरिएबल एफसी फिक्स कॉस्ट 15%. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, जब कस्टमर डिफॉल्ट करेगा इसका चांसेस है 18%. रिपीट ऑर्डर मतलब आज ऑर्डर देगा फिर नेक्स्ट फिर से ऑर्डर देगा, रिपीट ऑर्डर, इसका चांसेस है सेल्स 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. मतलब फर्स्ट ऑर्डर जितना होगा उसके 3 गुना होगा, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. देखो सर, बिजनेसमैन के तरह सोचो. एक बिजनेसमैन आज किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करता है ना, तो उसका उसका नेक्स्ट अप्रोच क्या होता है कि वो कस्टमर उसके पास परमानेंट हो जाए, या फिर वो मेरे पास फिर से सामान ऑर्डर करे, या मेरे से सर्विस वो फिर से ले. ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की पहचान है कि जो मेरा प्रोडक्ट खाएगा, जो मेरा दुकान का सामान खाएगा, वो मेरे पास खाते ही रहे. ठीक है, जो मेरा कंपनी का गाड़ी खरीदेगा वो मेरे कंपनी का गाड़ी खरीदते ही रहे. ये एक बिजनेसमैन को हमेशा मोटिवेट भी करता है और अप्रोच भी होता है. लेकिन ये अप्रोच के साथ साथ उसको कुछ डर भी लगता है, क्रेडिट में देने से. सो रिपीट ऑर्डर होगा, इसका चांसेस है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रिपीट ऑर्डर में 12%. फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा सा कम चांसेस है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में ऑलवेज थोड़ा सा डर लगता है, बट सेकेंड ऑर्डर में डर थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज कस्टमर पुराना हो गया है. बट फिर भी डर हमेशा रहेगा सर. क्वेश्चन इज दैट शुड क्रेडिट बी ग्रांटेड? क्या क्रेडिट दिया जा सकता है? ये रहा क्वेश्चन. तब आपको फिर से वही पीएक्स मॉडल यूज करना है. हाँ सर, आपको फिर से वही क्रेडिट मतलब क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजंस का जो पीएक्स मॉडल है उस मॉडल को यूज करना है, और मॉडल को यूज करके आपको इसका जवाब ढूंढना है. क्वेश्चन समझ में आया ना? आई होप कि क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ. स्टेप 1, सिमिलर फैशन में एक आउटपुट का कॉलम, एक प्रॉफिट का कॉलम जिसको हम लोग x से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी का कॉलम जिसको हम लोग p से डिनोट करेंगे, और एक t इंटू एक्स का कॉलम. कस्टमर पे करेगा, he pays. सर अगर पे करेगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? आप लोग बताओगे सर, मैं नहीं बताऊंगा. कस्टमर पे करेगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? चलो सर, अगर कस्टमर पेमेंट करता है तो प्रॉफिट कितना होगा? 25,000. कैसे मिला?
सर सेल्स থেকে ভেরিয়েবল কস্ট আর ফিক্স কস্টটাকে মাইনাস করে দিলাম। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी गुड सर। पे करेगा तो मुझे 25,000 का प्रॉफिट होगा बिकॉज द वेरी सिंपल हिसाब, 1 लाख का मेरा सेल है और 75% मेरा कॉस्ट है, तो सेल से कॉस्ट को लेस करोगे तो प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा ना। वेरी गुड था, वेरी गुड। तो जब पे करेगा तो 25,000 का प्रॉफिट है, कैसे मिला? 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेल्स लेस वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। 1 लाख माइनस कितना होगा? 75 के, ठीक है, 60% और 15%, 75,000, तो 25,000 का प्रॉफिट। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब पैसा मिलेगा, इसका चांसेस कितना? फेलियरिटी 18 है तो पैसा मिलेगा 82%, तो 25,000 इंटू 82%, तो मेरा P इंटू एक्स कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है सर? 20,500। प्लीज कंफर्म मी एक बार। হ্যাঁ স্যার। डिफॉल्ट सर अगर पैसा नहीं देगा इसका चांसेस कितना है? मतलब जब अगर वो डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट करेगा तो मेरा क्या चला जाएगा? मेरा कॉस्टिंग चला जाएगा। कॉस्टिंग कितने का है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 75,000, कॉस्टिंग चला जाएगा मेरा। प्रॉफिट वैल्यू तो काउंट नहीं करेंगे ना, कॉस्ट जाता है मेरा, तो 75,000 का मेरा एक्चुअली मेरा बेसिकली प्रॉफिट चला जाएगा, मतलब मेरा नहीं आएगा बेसिकली। प्रोबेबिलिटी कितना है? 18%, है ना। तो डिफॉल्ट करेगा, चांसेस है 18% और नहीं मिलेगा 75,000, तो कितना? जस्ट काउंट इट, इनटू कर दो। सर मेरा इतना आ रहा है 13,500, आप लोग एक बार चेक करके कंफर्म करना। हाँ सर। तो 2,500 एंड 13,500 माइनस करके, दोनों ऐड करके माइनस करके कितना आ रहा है? समेशन ऑफ px, 7,000 का प्रॉफिट है बेसिकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 7,000। तो स्टेप 1 के हिसाब से प्रॉफिट तो हुआ है, बट इसमें एक रिपीट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था। In the same question there is a concept of repeat order. ये देखना है step 2, that is all about repeat order. What is repeat order? The repeat order का probability कितना है? Probability कितना है इसका? रिपीट ऑर्डर होगा, अच्छा मतलब देखो क्या बोला है, कस्टमर अप्रोचेस फार्म, क्वेश्चन क्या बोला था? Customer approaches firm for credit purchase with a probability of repeat order provided he pays in first order. अच्छा अगर वो फर्स्ट ऑर्डर पे करेगा तो रिपीट ऑर्डर मिलेगा हमें, बात समझे सर? तो फर्स्ट ऑर्डर पे करने का जो प्रोबेबिलिटी है, रिपीट ऑर्डर मिलने का भी वही प्रोबेबिलिटी है ना। फर्स्ट ऑर्डर पे करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना था? 82%। सो इन द सेम फैशन वी कैन से दैट कि रिपीट ऑर्डर मिलेगा, इसका चांसेस कितना है? 82%, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पे होगा इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा था सेकेंड ऑर्डर का पेमेंट, मतलब सेकेंड रिपीट ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। लेकिन रिपीट ऑर्डर में पेमेंट होगा कि नहीं होगा उसका अलग बात है। आउटकम प्रॉफिट एक्स से डिनोट करो, प्रोबेबिलिटी ई से डिनोट करो, एंड पी एक्स अगेन ईपीएस, सिमिलर कॉन्सेप्ट। द प्रॉफिट
सर अगर आपको पेमेंट मिलता है सेकेंड ऑर्डर का तो कितना प्रॉफिट करोगे? लो सर सेल होगा बोल रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहला ऑर्डर का 3 गुना ज्यादा सेल होगा, तो सेल कितना हो जाएगा? अरे 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर Sir, 1,05,000. 1,05,000 कैसे किया बोल? सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो. मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर मतलब 3 लाख मेरा सेल है, 3 लाख सेल्स है, यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट कितना जाएगा? 60%। 1,80,000. तो 3 लाख का 60% 1,80,000 चला जाएगा, और फिक्स कॉस्ट तो 15,000. थैंक यू सर, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगा बिकॉज ये फिक्स्ड है। आप 3 लाख का 15% नहीं मत करना, ठीक है? फिक्स कॉस्ट 1 लाख का 15% था, वही रहेगा, यही गलत कर देते स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 लाख से 1,80,000 और 15,000, वेरी गुड दादा। तो 3 लाख से 1,95,000 चला जाएगा तो कितना रहेगा? 1,05,000। तो आपका प्रॉफिट होने वाला है 1,05,000। सर ये होगा आपका प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.88, मतलब डिफॉल्ट होने का चांसेस 12% है ना, तो प्रॉफिट होने का चांसेस है 0.88। तो 0.88 इंटू 1,05,000 कितना होता है? 90 to 400. सर वो डिफॉल्ट करेगा तो मुझे 1,95,000 का जो कॉस्ट है मेरा वो हमें नहीं मिलेगा, है ना? इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.12 मेरा वो चला जाएगा, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी है 12%। तो 1,95,000 का 12% कितना होता है? जस्ट कंफर्म नहीं, क्या ये सही हुआ? हाँ सर, 69,000. तो अल्टीमेटली मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ पी एक्स कितना हो जाएगा? 69। नाउ द फाइनल पॉइंट, स्टेप 3, एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट है आपका अगर आप क्रेडिट में सामान सेल करोगे? यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है आपका? स्टेप 1 प्लस, ध्यान से समझना, स्टेप 1 प्लस मतलब आपको सेकेंड ऑर्डर मिलेगा, इसका चांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, 0.82 इंटू स्टेप 2, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसका चांसेस है 82%। रिपीट ऑर्डर मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी, तो 69,000 का 82 करना है। समझ में आया सर? ये थोड़ा हटके था। स्टेप 1 प्लस 0.82 इंटू स्टेप 2, तब जाके आपका जवाब आएगा। तो स्टेप 1 कितना? 7,000, और उसके साथ प्लस कितना होगा? 69 का 82 कितना होगा? यस प्लीज, কত হচ্ছে এটা? बताओ तो सही। 69 का 56,580. सर ये बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। 5658 ना, 56, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिखा है। है ना, मतलब बेसिकली ये 69,000 इंटू 56,580, ये समझ में आया कि नहीं आया?
मतलब आपको रिपीट ऑर्डर मिलेगा तब ना आप ये प्रॉफिट करोगे। सो रिपीट ऑर्डर का जो प्रोबेबिलिटी है वही तो आपको लेना। तो इतना मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी 82% है, तो इसको आपको छोड़ना है। तो आप प्रॉफिट करोगे, इसका प्रोबेबिलिटी है 7000 प्लस 56580, दैट इज 63580। नाउ बताओ क्या क्रेडिट देना चाहिए? यस, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो पैसा मारा नहीं जाएगा। अगर 1% भी पॉजिटिव है तो भी ग्रांटिंग करना चाहिए, तो क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। क्योंकि आपका लॉस तो नहीं है, वो आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट में ही आप क्लोज कर रहे हो, तो क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। So this is how credit granting decisions is actually controlled through financial management. बोलो, क्लियर हो रहा है सर? नहीं, और उसके पहले नील। Yes, sir. Now, section 3. Section 3, credit policy variables पे बात करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर 4 credit policy variables. एक्चुअली देयर 4 तरह का क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल होता है। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसमें प्रेजेंटली वी हैव, देखा सर, कैटेगरी, एक्सप्लेनेशन, स्टैंडर्ड। बता, कैटेगरी, एक्सप्लेनेशन, स्टैंडर्ड। कैटेगरी लाइक ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब एक्सीलेंट, बी कैटेगरी लाइक गुड, सी इज ओके टाइप्स एंड डी मतलब बैड। स्टैंडर्ड में अगर एक्सीलेंट है तो आप अनलिमिटेड क्रेडिट दे सकते हो, जितना मर्जी लोन में प्रोवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड क्रेडिट। एक्सीलेंट क्लाइंट है आपका। गुड मतलब एक्सीलेंट नहीं कर सकते, लिमिटेड क्रेडिट है ये। ओके मतलब नो क्रेडिट। ओके में नॉर्मली क्रेडिट अर्जेंट ना हो तो मत दो, बहुत अर्जेंट सिचुएशंस क्रिएट ना हो तो मत दो, गवर्नमेंट सब्सिडी टाइप में दे देता है ओके में, बट बैड में तो बिल्कुल ना, नो क्रेडिट, ठीक है। बैड और ओके में नो क्रेडिट, जब तक गुड और एक्सीलेंट नहीं हो जाता तब तक क्रेडिट नहीं देना चाहिए। फर्म में डिसाइड, बैंक हो या कोई बिजनेस, फर्म में डिसाइड to relax its standards, स्टैंडर्ड को रिलैक्स कर सकता है, दैट इज अनलिमिटेड क्रेडिट टू ए एंड बी, ठीक है। मतलब गुड को भी अनलिमिटेड दे सकता है अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स करना है तो। लिमिटेड क्रेडिट
टू सी, मतलब ओके को लिमिटेड क्रेडिट दिया जा सकता है, ठीक है, एंड नो क्रेडिट ठीक है, ऐसा कर सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट इज दिस वाइज डिसीजन? क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिजनेस का ये सब हटकोर मैटर है ना सर, क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा? ये बड़ा सवाल है। मतलब अगर बिजनेस ऐसा करता है, अगर थोड़ा रिलैक्सेशन करता है, तो बिजनेस में सेल बढ़ेगा, है ना? अगर थोड़ा क्रेडिट डिसीजंस में रिलैक्सेशन करता है, इट वुड रिजल्ट इन अ हायर सेल्स, तो बिजनेस में सेल इंप्रूव करेगा। अगर सेल बढ़ेगा तो हाई कंट्रीब्यूशन, बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, हायर कंट्रीब्यूशन, एंड नेक्स्ट इज इट वुड रिजल्ट हायर बैड डेब्ट। लेकिन सेल बढ़ेगा, बैड डेब्ट भी बढ़ेगा, तो बिजनेस में बैड लोन या बैड डेब्ट, बैंक हो तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ओके टाइप को भी लोन दिए हो, तो लोन लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। एंड थर्डली इट वुड रिजल्ट इन हायर कॉस्ट ऑफ फंडिंग, हायर कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिसिपिबल्स। मतलब आपका रिसिपिबल्स का जो पैसा मार्केट में फंसा रहेगा, उसका जो कॉस्ट है वो भी आपका बढ़ जाएगा, बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा लोगों को आप क्रेडिट दे रहे हो, तो ऐसा करने से आपका रिसिवेबल फंडिंग कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। इट वुड रिजल्ट इन हायर कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिसिवेबल्स। और सवाल ये उठता है, वो तो ठीक है, बट इसको बिजनेस मैनेज कैसे करें? वी हैव टू कैरी आउट, हैव टू कैरी आउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, decide whether we should relax standards, whether we should relax standards or not. ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स करें या ना करें, ठीक है, इसमें एक्चुअली हमें ये देखना पड़ता है क्रेडिट पीरियड, डिस्काउंट रेट, ठीक है, मतलब कितने दिन के लिए क्रेडिट दे, क्रेडिट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट रेट, ये सब चीज एनालिसिस करने का क्वेश्चन देता हूँ, घर पे ट्राई करना। तब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकता है या सवाल कर सकता है, टिपिकल प्रॉब्लम in this category will seek your advice
regarding relaxation of the credit policy. Relaxation of the credit policy. Will carry out incremental cost benefit analysis. Make the decision. Make the decisions. ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर पे प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा आपके साथ. ठीक है, ठीक है, ये सॉल्व करने से आपका बेसिकली ये प्रॉब्लम हो जाएगा. फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, दैट इज फाइनेंसिंग डेटर. मतलब डेटर को फाइनेंस कैसे किया जाता है, डेटर को फाइनेंस मतलब लोन वगैरह कैसे मिलता है, डेटर फाइनेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये रिसीवेबल मैनेजमेंट का कंप्लीशन करूंगा. कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्राई करना, होगा है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल अप डिस्कशन चल रहा है, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये हार्ड लेवल बिजनेस डिसीजन है, बट मुझे आपको बताना चाहिए, बिकॉज रिसीवेबल मैनेजमेंट सिर्फ नाम सुन के तो फायदा नहीं है, आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट चलता कैसे उसका भी एक नॉलेज आपको गैदर करना चाहिए. इसलिए मैंने आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर दिया. ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी प्रोवाइड करता हूँ, ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ. ठीक है, उसके बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, या तो रेशियो करना है या फिर कैपिटल मैनेजमेंट करना. ठीक है, कैपिटल बजटिंग. ठीक है सर, जितना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे. बाय सर. ओके नील, बाय सर. बाय नंदी.